नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अन्य राज्यों की तरह अब दिल्ली का भी अपना शिक्षा बोर्ड होगा। शिक्षा बोर्ड के लिए केजरीवाल कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, यानी कि पहले इसे कैबिनेट में लाया गया, कैबिनेट से इसे मंजूरी दी गई, उसके बाद सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोर्ड है, उत्तर प्रदेश का अपना बोर्ड है, उत्तराखंड का अपना बोर्ड है, तो दिल्ली सरकार भी अपना बोर्ड लेकर आएगी। 2021-22 में कुछ स्कूलों में नए बोर्ड के तहत पढ़ाई होगी, यानी कि इसे पूरी तरीके से एक साथ दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। कुछ स्कूलों में 2021-22 यानी कि इसी सेशन से इसे शुरू किया जाएगा। और बजट का जो 25% खर्च है शिक्षा का, वो इसी मद पर खर्च किया जाएगा। और इससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया है कि इससे दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो यह बड़ा ऐलान है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के शिक्षा की अगर बात करें तो बहुत बेहतर माना जाता है। लगातार इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से बेहतर करने की कोशिश लगातार हो रही है। परिणाम जो 10वीं 12वीं के आते हैं उसका भी नतीजा देश के कई राज्यों से बेहतर होता है। इस निर्णय से मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उत्साहित हूँ। मुझे हमेशा ये लगता था, पहले राजनीति में आने के पहले हम लोग एनजीओ में काम किया करते थे, समाज सेवा का काम किया करते थे, और हमें ये लगता था कि हमारी शिक्षा प्रणाली काफ़ी ज़्यादा दूषित है, जिसकी वजह से देश की कई सारी समस्याएं, अगर शिक्षा को ठीक किया जाए तो देश की कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। पिछले 6 साल की हमारी यात्रा काफ़ी अच्छी रही, और मैं समझता हूं कि अब ये जो अगला चरण है जिसमें इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है, इसके ज़रिए शिक्षा के क्षेत्र में मूलचूल परिवर्तन होगा, और हमारे जो बच्चे शिक्षित होकर निकलेंगे वो एक तरफ देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार होंगे, और दूसरी तरफ। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरनगर, जहां पर किसान महापंचायत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। को पूरा करने का काम आज नरेंद्र मोदी ने किया। क्या है कानून पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए? हमारे पास मंडी के नाम पे गुड़ मंडी है, 4000 कोल्लू हैं इस मुजफ्फरनगर जनपद में, और यहाँ बैठे हुए सभी भाई जानते हैं कि कोल्लू कौन चलाता है। कोल्लू गरीब आदमी चलाता है, 5 या 6 लोग इकट्ठा हुए, पैसे इकट्ठे करे, कोल्लू चलाया। पहले कानून क्या था कि गांव में से आप चलो कोल्लू ट्रैक्टर ट्रॉली लेने गुड़ भर के ट्रक में मुजफ्फरनगर की मंडी में लाओ, 2.5% टैक्स दो, 2.5% टैक्स, अगर 1 लाख का गुड़ है तो 2,500 रुपए सरकार की ड्यूटी दो। उसके बाद अगर गुड़ लेके जाना है हरियाणा या पंजाब तो जाओ बॉर्डर पर पुलिस वालों को रिश्वत दो, फिर राजस्थान बॉर्डर पर जाओ, फिर गुड़ लेके जाओ। आपकी नदी एक लंबा था। और इस कानून में बदलाव के बाद क्या है कि गांव से ट्रैक्टर में गुड़ भरो, ना 2.5% टैक्स देना, ना बॉर्डर पर रिश्वत देनी। मेरी मर्जी, चाहे मैं बम्बई में गुड़ बेचता हूँ, जहां मेरा जी करेगा पूरे देश में वहां बेचूंगा, एक देश को आगे चेंज करके आएगा। अगर इस कानून में कहीं कमी है तो मुझे बताओ, एक बार तो बताओ, बड़ा कानून पहले कभी तो बताओ। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पहले से करता है हम तो, यहां सब किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, 325 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट तय है। हम पहले लिख के देने भाई, हमें 1000 क्विंटल गन्ना देना, बॉन्ड भरे जाए, दोनों का सिग्नेचर वापस में बॉन्ड। आज तक किसी शुगर मिल ने किसान की जमीन कब्जा ही है क्या? और ये पहला कानून है देश का जो किसी पर लागू नहीं होता। मेरी इच्छा है मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूं, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई करूंगा, मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी इच्छा होगी सरकारी मंडी में बेचूंगा, मेरी इच्छा होगी प्राइवेट मंडी में बेचूंगा। ये कानून सब पर लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता। ऐसा इस देश में कोई कानून नहीं बना जो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर है कि मुझे अपने ऊपर लागू करवाना है या नहीं करवाना। ये पहला कानून। देश में समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर बात होनी चाहिए, किसान नेताओं पर बात करना चाहिए, जो वास्तविक समस्या उन पर बात करें, जो किसान के इश्यूज है उन पर बात करें। 10 संशोधन सुझाए गए, सारे सरकार मानने के लिए तैयार,
सरकार ने कहा चलो 1.5 साल के लिए अपेक्षा था तो अच्छा लगेगा, फिर लगा लियो, ना लगे तो फिर ना लगो। जो असली किसानों की समस्या है, जो किसान मजदूर समिति ने दिल्ली जाकर उठाई, चाहे वो गन्ने की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, जिस जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी बात अगर गन्ने के रेट बढ़ने की बात है, हाँ मैंने ऊपर कहीं में आकर भी कहूंगा गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहता हूं कि बिजली के कम होने चाहिए, फ्यूल के रेट कम होने चाहिए, किसान को समस्या है। इन मुद्दों पर आओ, सरकार से बात करो, किसान के लिए कुछ बेहतर करो। जो गुरु जी ने कहा, गुरु जी 2012 से पहले, 13 से पहले यही वो जनपद है कि जब हम जातियों में बैठे थे और इस उंगली की तरह अलग अलग थे और हमारी उंगली तोड़ दी गई 2013 में इसी जनपद में। 2013 से जब हम इकट्ठे हुए, जो आपके 100 से जातिहीन समाज पूरा एक है हम लोग, जब हम इकट्ठा हुए तो ठीक चला यही है। तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को आप सुन रहे थे, मुजफ्फरनगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और जो 3 कृषि कानून हैं उससे किस तरीके से किसानों को फायदा होगा वो वहां मौजूद लोगों को समझा रहे थे, क्योंकि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 3 जो कृषि कानून हैं इनका विरोध हो रहा है। चलिए बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर है। गिरधारी एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने एनकाउंटर का क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। गिरधारी एनकाउंटर पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है ताकि उस वस्तुस्थिति को समझा जा सके, एनकाउंटर वाले दिन को क्या हुआ था, किस तरीके से पूरी घटना हुई, इसे पुलिस ने रिक्रिएट किया है। 15 फरवरी को गिरधारी का एनकाउंटर हुआ था। अजित सिंह हत्याकांड का ये शूटर था गिरधारी, जिसको एनकाउंटर में मार गिराया गया था और अब पुलिस ने उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया है। गिरधारी के जो परिजन हैं उन्होंने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि ये जुडिशियल मर्डर है, यानी कि हत्या है पुलिस की कस्टडी में। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया था, मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दिया था और इसमें जो शामिल थे, एनकाउंटर में जो शामिल पुलिसकर्मी थे, अधिकारी थे, उन पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट के सख्त रवैये को देखते हुए दोबारा से इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि लखनऊ की है। गिरधारी एनकाउंटर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए उस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जो परिजन है गिरधारी के, उनका यह कहना है कि यहां पर एनकाउंटर नहीं हुआ है, उसकी हत्या की गई है। और इस मामले में हमारे संवाददाता नीलेश चौहान की इस रिपोर्ट को देखिए। 15 फरवरी को गिरधारी इनकाउंटर हुआ था, जिसके बाद आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। मौके पर डीसीपी है, फॉरेंसिक टीम है, उसके अलावा जो उस दिन इनकाउंटर के दिन टीम में शामिल थे वो सभी पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही स्पॉट है जहाँ पर 15 फरवरी को गिरधारी को गोली लगी थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। आज फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि पूरे मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद लगातार विभूतिखंड पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर हैं, तमाम पुलिसकर्मी मौके पर हैं। ख़ासतौर पर वो पुलिसकर्मी मौके पर हैं जो उस दिन इनकाउंटर के केस में शामिल थे। किस तरीके से गिरधारी ने पुलिसकर्मी को धक्का दिया था, वो पूरे सीन को आज फिर से दोहराया गया है और देखा जा रहा है कई पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लखनऊ से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीलेश चौहान। तो लखनऊ में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। नीलेश खुद इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो मौके पर मौजूद थे, इस पूरे क्राइम सीन को देख रहे थे। नीलेश, क्या कुछ वहां पर हुआ और क्या कुछ इनपुट वहां से निकल कर आए हैं, क्योंकि सवाल परिवार की ओर से खड़ा किया जा रहा है कि जुडिशियल मर्डर है, इनकाउंटर नहीं है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अजीत हत्याकांड में मुख्य शूटर थे गिरधारी, जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस उनको रिमांड पर लेके आई थी और हत्या में प्रयुक्त जो मोबाइल था, वेपन था, उसको बरामद करने के लिए देर रात करीब 2 बजे सहारा हॉस्पिटल के पीछे गिरधारी को बरामदगी के लिए ले जाया जाता है। उसी दौरान पुलिस का कहना है कि गिरधारी धक्का देकर भागने का प्रयास कर रहा था और पुलिस की पिस्टल भी गिरधारी के द्वारा छीन ली गई थी, जिसके बाद गिरधारी ने कई राउंड पुलिस के ऊपर फायर किए थे। जवाब में पुलिस कर्मियों ने भी फायर किया था, जिसके बाद गिरधारी को गोली लगी थी और गिरधारी मौके पर ही मर गया था। परिवार का आरोप है कि लगातार पुलिस इस तरीके की घटनाओं को
इनकाउंटर दिखाती है, जबकि वो पुलिस के द्वारा हत्या की जाती है। इसको लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो संबंधित डीसीपी संजीव सुमन थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। एसीपी और इंस्पेक्टर के ऊपर भी हत्या के गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद से लगातार कोर्ट का सख्त रवैया देखते हुए आज क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है और किस तरीके से गिरधारी ने धक्का दिया था, क्या कुछ उस समय रहा जिस वजह से गिरधारी की मौत हुई है। फिलहाल ये बड़ी दिलचस्प बात रही कि जिस दौरान गिरधारी को धक्का देते हुए दिखाया गया, उस दौरान गाड़ी में 6 से 7 पुलिसकर्मी मौजूद थे। अगर उस दौरान गिरधारी भागने का प्रयास कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसको पकड़ा जा सकता था। और उसी बीच ये भी देखा गया कि जब गिरधारी धक्का देकर भाग रहा था उसके करीब 20 मिनट बाद डीसीपी मौके पर पहुंचते हैं, तब तक गिरधारी वहीं झाड़ियों में छुपा रहता है। अगर वो चाहता तो वहां से भाग सकता था। ये तमाम पहलुओं पर कोर्ट भी नजर बनाए हुए है। पुलिस को कोर्ट को जवाब देना कि किस तरीके से गिरधारी को इनकाउंटर करके मार गिराया गया था। तो कहीं ना कहीं विभूतिखंड पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि कोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जवाब भी देना है कि किस वजह से गिरधारी को इनकाउंटर में मारा गया। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन किया है और कोर्ट के इंटरवीन के बाद उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। चलिए बढ़ते आगे, स्मृति ईरानी की बात करते हैं जो आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं। अमेठी के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, और आज वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। अमेठी के तिलोई में केंद्रीय मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तिलोई बस अड्डे का स्मृति ईरानी ने भूमि पूजन और शिलान्यास भी किया है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तिलोई बस अड्डे का भूमि पूजन और शिलान्यास केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने किया। एक दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं अपने संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। शुभागमन पर हमें पधारने के लिए निवेदन करना, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करें। इसके पश्चात तो अमेठी की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में के एक दिवसीय दौरे पर पहुंची हैं। और इस दौरान सबसे पहले उन्हें अमेठी में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तिलोई में जब वो पहुंची तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री ने तिलोई का जो बस अड्डा है उसका भूमि पूजन किया है, शिलान्यास किया है। उनके साथ स्थानीय बीजेपी के कई नेता मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे। तो ये तस्वीरें उस कार्यक्रम की है जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी और तिलोई बस अड्डे का उन्होंने भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद थे। इसके पश्चात हम श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अमेठी से निवेदन करेंगे। स्मृति ईरानी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। और चलिए बढ़ते आगे, अगली खबर नोएडा से है। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी नोएडा में इस वक्त बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की ये बैठक चल रही है। इस बैठक में उनके साथ डीएम, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद हैं। कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। बैठक से पहले मुख्य सचिव की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिला अस्पताल का रुख किया था। जिला अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया। चाइल्ड पीजीआई का भी उन्होंने निरीक्षण किया। बड़ी कार्रवाई बीडीए ने की है। तो बड़ी खबर है बरेली से, जहां पर अवैध कॉलोनियों पर बीडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने कई अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जितने भी बिल्डिंग्स बने थे सब बगैर नक्शा पास कराए इनका निर्माण किया गया था। बगैर नक्शा पास कराए ही अवैध कॉलोनियां बना दी गई थी और इस पर कार्रवाई की गई है। बीडीए के जो उपाध्यक्ष हैं जोगेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके साथ साथ बीडीए की ओर से जो भूमाफिया हैं उनको चेतावनी भी दी गई है कि आगे से अगर कोई भी निर्माण करेगा तो उसके खिलाफ इसी तरीके की कार्रवाई होगी। उनके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया जाएगा। तो बरेली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अवैध कब्जों पर आज
बीडीए का बुलडोजर चला है, अवैध बिल्डिंग्स को जमींदोज किया गया है। खुद जो बीडीए के उपाध्यक्ष हैं जोगेंद्र सिंह, उनके नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ये ताकीद की गई है, ये चेतावनी दी गई है कि आगे से कोई भी अगर अवैध कब्जा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और यहां पर जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सभी अवैध निर्माण हैं, बगैर नक्शा पर पास किए इनका निर्माण करवाया गया था। के अंतर्गत सैदपुर हॉकिंस एरिया में 10 बीघे में एक अवैध कॉलोनी बनी थी, जिसमें बिल्डर द्वारा, जो श्री अनिल अग्रवाल और मनोज शुक्ला द्वारा मकान निर्मित करके इनको सेल आउट किया जाता था। पूर्ण रूप से अवैध कॉलोनी थी, ना ही नक्शा पास कराया गया था, ना ही लेआउट प्राधिकरण से पास कराया गया था। बरेली विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दल द्वारा कल यह एक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 4 कोठियों को ध्वस्त किया गया है और जितना भी वहां पर डेवलपमेंट कार्य था जो अवैध रूप से किया गया था, उसको ध्वस्त किया गया है। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर डकैती के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और इस मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां पर डकैती का एक मामला पुलिस के पास था और इस मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी, उद्भेदन करने की कोशिश कर रही थी। इस मामले में एक महिला सहित 3 लोगों को गाजियाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी भी जो 4 लुटेरे हैं उनकी तलाश हो रही है। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि यहां पर एक दवा कारोबारी है, उनके घर पर डाका डाला गया था और लाखों रुपए का ये डाका डाला गया था। गाजियाबाद के कवि नगर थाना क्षेत्र के राजनगर का ये मामला है। हालांकि इस मामले में एक महिला सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 लोग अभी भी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश हो रही है और कुछ बरामदगी भी यहां पर गाजियाबाद पुलिस ने किया है। यादराम भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। यादराम, बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ गाजियाबाद पुलिस कर रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए कविनगर इलाके में ये पूरी घटना हुई थी और राजनगर इलाके में जिस समय ये घटना हुई थी उसके ऊपर पुलिस के ऊपर सवाल उठे थे, क्योंकि डीएम ऑफिस और एसएसपी ऑफिस यहाँ पर है। ऐसे में दवा कारोबारी के घर ये पूरी डकैती की जो घटना हुई थी वो हुई थी और पुलिस शुरू से ही इस पूरी घटना को चुनौती मानकर चल रही थी। लगातार पुलिस की टीम दबिश दे रही थी। पूरे मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें 2 पुरुष 1 महिला गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें कि अभी 4 लुटेरे और गिरफ्तार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में इतनी बड़ी घटना ये दिखाई गई थी, उस हिसाब से पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, एक गुडवर्क बड़ा दिखाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने रातों रात इस मामले का खुलासा कर दिया, जिसके बाद कई सवाल उठने वो हो गए। माना यह भी जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो रिकवरी जो पुलिस को करनी चाहिए थी, जो माल लुटा था, उस तरह की जो रिकवरी है वो नहीं कर पाई, जिसकी वजह से पुलिस ने इस पूरे मामले का रातों रात खुलासा कर दिया है। फिलहाल जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि पूरे मामले में एक महिला जो कि मास्टरमाइंड थी इस पूरे मामले की, और जो 2 पुरुष हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और इनके जो साथी हैं 4 साथी वो अभी भी चलिए यादराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 101वां दिन है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम करने का ऐलान किया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किसान ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद भारी पुलिस बल को हाईवे पर तैनात कर दिया गया है, ताकि जो ऐलान किसानों ने किया है उससे अंजाम न दिया जा सके, किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। पुलिस ने किसानों को हाईवे पर जाने की इजाजत नहीं दी है। किसानों ने 11 बजे कुंडली के रास्ते पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम किया था और उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज जो किसान आंदोलन है उसका 101वां दिन है और आज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम करने का किसानों ने ऐलान किया था सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे में जाने से किसानों को रोक दिया गया। हमारे यहाँ किसान अभी बैठे नहीं हैं, लेकिन उनका यहाँ पर आने का प्रोग्राम है और अभी कुंडली में पता चला है कि वहाँ पर किसान पेरिफेरल पर बैठ गए हैं
वहाँ से कंट्रोल का भी फ़ोन आया था, इसलिए हम लोग को पेरिफेरल पर किसी को चलने नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ किसान अभी बैठे नहीं हैं, लेकिन उनका यहाँ पर आने का प्रोग्राम है। पुलिस वाले कहते हैं आप लोगों की वजह से गाड़ी नहीं जाएगी। अरे एक बात सुनिए, आपकी वजह से तो रुका हुआ है सारा। आप झूठ बोलो, आप सबको जाने क्यों नहीं देते हो? हमारा टोल फ्री है, टोल फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है देश का। तो किसान पहुंचते उससे पहले ही पुलिस वहां पर पहुंच चुकी थी और इस रास्ते को रोक दिया गया था जहां से किसान को जाना था। किसानों को पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम करने के लिए आज किसानों के आंदोलन का 101वां दिन है। सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम करने का किसानों ने ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई ताकि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति पैदा ना हो। फ्री कर दो टोल को, टोल फ्री। पानी नहीं बैठी रही, पानी नहीं बैठी रही। बागपत में कृषि बिल के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया, जिसके कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर जाम को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसान मवी कला टोल पर धरने पर बैठे हुए हैं। काम किया गया है। दिल्ली का प्रवेश द्वार रोकने के लिए आज हमारे किसान मोर्चे का संदेश है और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल को पूरी तरह से जाम किया गया है। कब तक लगेगा ये जाम? 4 बजे तक का जाम का आदेश है संयुक्त मोर्चे का, तो 4 बजे तक का समय है। बाकी आगे पीछे बंद है, जब मोर्चे का आदेश होगा तो नहीं तो चल रहे। हमारा जो 100 दिन से ऊपर हो लिया धरना चलते हो किसानों का, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, दिल्ली के चारों तरफ पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं करी। तीनों कृषि विधेयक बिल वापस हों, MSP पे कानून बने, उस वजह से हम लोग धरना दे रहे हैं। कब तक चलेगा इधर? ये तो आज 4 बजे तक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।